एसएचओ हसनैन को लड़की शीशे की तरह चमकती हुई अच्छी लगती है। बीवी, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? चलो वैक्स करो, नेट की साड़ी पहनो, अपने शौहर का दिल बहलाओ स्वीटहार्ट, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जायज़ है। बहुत शौक है तुम्हें नेट की साड़ी पहनने का, दूसरों को अपनी बरहना कमर दिखाने का। चलो आज ये नज़ारा अपने शौहर को दिखाओ। एसएचओ हसनैन की बात सुनकर उरूज गुस्से से तिल मिलाई थी। उसे यूं खुद को घूरता देखकर वो आंखें दिखा करके लगा के, ये घूर घूर कर क्या देख रही हो? तुम्हारी आंखों में तो मैं नशा उतरता देखा है। तुम तो पसंद करती हो ना जब कोई लड़का अपने हाथ तुम्हारी बल खाती कमर पर फेरे और तुम्हें अपने मजीद करीब करता जाए, तो फिर अब घूर कर क्यों देख रही हो? अब तो तुम्हारे साथ ये सारा रोमांस बिल्कुल हलाल तरीके से होने वाला है। वो अपने दोनों बाजू सर के पीछे रखे हुए बोला। उरूज का चेहरा सुर्ख लाल हुआ था। घबराते हुए कहने लगी कि देखें, मुझसे दूर रहें। वो कई कदम पीछे हुई थी, लेकिन वो बड़े बड़े डग भरता हुआ सारे फासले खत्म कर चुका था। हाय जाने मन, ऐसे कैसे दूर रहूं? मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का। एक पुलिस ऑफिसर से पंगा तुमने खुद लिया है, इसीलिए रोमांस तो करना पड़ेगा ना जाने जिगर। देखो, दर्द में मजा है, यही कहा था ना तुमने। एक दर्द तुमने मुझे दिया, थोड़ा सा दर्द देने का तो मेरा भी हक है। बस दो चार चीखें निकलेंगी और फिर। ये कहकर हसनैन ने उसे जिन नजरों से देखा था, उरूज के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो अपना सांस रोके खड़ी थी। हसनैन उसकी कमर पर बाजू हमायल करके उसे अपने बेहद करीब करके बोला, ये जो तुम्हें अपना हसीन रूप अपने दोस्तों को दिखाकर उनके जज्बात को आग लगाने का शौक है, वो सारी आग आज रात के बाद ठंडी हो जाएगी। औरत तो वैसे भी मर्द की शिद्दत के आगे हार मान जाती है, और मैं तो फिर एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हें ठंडा करना बस तुम्हारी दो चीखों की मात है। इससे पहले कि वो बाकी का फासला भी खत्म करता, उरूज के अपने दोनों हाथ अपने लबों पर रख लिए और नफी में सर हिलाने लगे। हसनैन ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया और तुम घबरा गई? हाथ हटाओ न जाने जिगर, सबसे पहले काम होठों से ही तो शुरू होता है। हसनैन की आंखों में शरारत नाच रही थी। एक हाथ से उसने उरूज के हाथ पकड़े और उसके होठों को आज़ाद किया, और फिर उसका निचला होंठ काटते हुए उसकी कमर को। उरूज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कॉलेज का यूनिफॉर्म बहुत टाइट पहनती हो? मुझे ऐसे ही ठीक लगता है, तुम्हारी तरह मस्त मलंग बनने का मुझे कोई शौक नहीं। उरूज ने बेनियाजी से बात की। बड़ी बेनियाजी से गले में दुपट्टा पहने वो लापरवाही से बोली थी। कपड़ों के मामले में वो शुरू ही से ऐसी थी, तंग चुस्त लिबास पहनती थी। वालिद बिजनेसमैन थे, वालिदा को अपने दोस्तों और किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और उरूज भी ऐसी ही थी। उसके हल्का अहबाब में लड़कियों के साथ लड़के भी शामिल थे, मगर ऐनी का रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी। घराना इतना भी गरीब नहीं था, हर ज़रूरत वक्त पर पूरी हो जाती थी, मगर बेजा पैसों का असराफ पसंद नहीं किया जाता था। उरूज की बात सुनकर ऐनी कहने लगी, मैं तो मस्त मलंग ही ठीक हूँ। मेरे घर वाले ऐसे फैशंस पसंद नहीं करते, और मेरे बड़े भाई, वो तो मुझे बिना दुपट्टे के देखने तो जान निकाल देते हैं। मेरे बड़े भाई में बहुत गुस्सा है, कहते हैं बहन बेटी इज्जत की चादर में लिपटी हुई ही अच्छी लगती है। उरूज को ऐनी का घराना कुछ तकैनुसी सा लग रहा था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं तुम्हारे जैसे घराने में पैदा नहीं हुई, और ना ही तुम्हारे जैसे घराने में जाने का दूर दूर तक कोई चांस है। ये दुपट्टा मुझे अपने गले में किसी रस्सी की तरह लगता है। शुक्र है मेरे बाबा ऐसे नहीं, अगर मुझे भी घर से बाहर बड़ी बड़ी चादरों में जाना पड़ता तो मेरा तो दम ही घुट जाना था। उसकी बात सुनकर ऐनी कहने लगी कि अच्छा, बिल्कुल वैसे ही दम तो मेरा भी तुम्हें देखकर निकल जाता है। कितना चुस्त लिबास पहन रखा है, तुम्हारे वजूद की रानाइयाँ साफ दिखाई दे रही हैं, और ऊपर से दुपट्टा, ये भी तुमने ऊपर यूं कर रखा है जैसे नीचे करोगी तो तुम पर टैक्स लग जाएगा। देखो आसपास गुजरते लड़के तुम्हें कैसी नजरों से देख रहे हैं। मगर ऐनी की बात सुनकर उरूज ने उसे पास देखा और अपने चेहरे पर आई लट को उंगली पर घुमाकर च्युइंगम चबाती हुई कहने लगी, हाँ तो देख रहे हैं तो देखने दो, देखकर तरसने दो। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे हुस्न को ये ठंडी आहें भर भर कर देखते हैं, क्योंकि मुझे पा तो सकते नहीं, बस अपनी औकात से बाहर की चीज को देखकर हसरत ही कर सकते हैं। ये कहकर वो हंसी थी, जबकि ऐनी तो नफी में सर हिलाकर रह गई थी। खैर चलो कैंटीन चलते हैं। हालांकि ऐनी और उरूज के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी।
उरूज आज़ाद परिंदों की तरह उड़ने को तरजीह देती थी। कहती थी कि मुझे आज़ादी पसंद है। ना तो मेरे वालिद ने कभी मुझ पर कोई रोक टोक की है और ना ही मेरी वालिदा ने। एनी ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली थी। कहने लगी, फिर भी लड़कियां हुदूद में ही रहें तो अच्छी लगती हैं, ऐसे मेरे भाई कहते हैं। एनी की बात सुनकर वो कहने लगी, अपने भाई का फलसफा अपने तक ही रखो। बहरहाल उरूज अपनी ही जिंदगी में खुश और मगन थी जब एक बार वो अपनी वालदा के साथ एक सियासी पार्टी में गई थी। आजकल उसके वालिद सियासत में आने का सोच रहे थे। इसी तरह की पार्टीज में खुद को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और अपनी बीवी और उरूज को भी साथ लेकर जाते थे। आज भी वो पार्टी में एक तंग और चुस्त फैंसी शॉर्ट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहन कर गई थी। जिस्म पूरी तरह से आया हो रहा था। जब उरूज को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, वो किसी की नज़रों के हिसार में है, मगर किसकी ये समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, इसीलिए अपना जहन झटक कर वो सबसे मिलने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक सियासतदान के बेटे से हुई, जो उससे पहली मुलाकात में ही काफ़ी बेतकल्लुफ हो चुका था। उरूज भी उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ देर में दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, यहाँ तक कि एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी दे चुके थे। उरूज की तरफ लड़के का मुतवज्जे होना उसकी बेपनाह हुस्न की वजह से था। फिर वो थी भी बेतकल्लुफ सी, हर एक से फ्री होना, हंसना, मजाक करना। लड़कों से भी वो हाथ पकड़कर बात करने में कोई ऐप नहीं समझती थी और उसका पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था, बेबाक सा। अब उरूज की सुमैर से रोज़ ही बात होने लगी थी। अक्सर दोनों किसी मॉल या किसी रेस्टोरेंट में मिल भी लेते थे। माँ बाप को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। एक बार उरूज बड़े रफ ड्राइवर करते हुए जा रही थी। ट्रैफिक सार्जेंट के रोकने पर भी फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ा गई। वो मैडम मैडम कहता रह गया, मगर उरूज ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर चंद लम्हे बाद ही पुलिस मोबाइल उसकी गाड़ी के सामने आ चुकी थी। बड़ी जोर की ब्रेक उरूज ने लगाई थी। फ्रंट सीट से एक इंस्पेक्टर गुस्से से बाहर निकल आया और उरूज की गाड़ी के शीशे पर अपनी उंगली की पुश से खटखटाया। उरूज ने खिड़की का शीशा नीचे किया तो इंस्पेक्टर निहायत गुस्से से कहने लगा, आपको रेड लाइट नजर नहीं आती मोहतरमा? अपनी आंखों से ये काला चश्मा हटाएं तो शायद आपको नजर आए कि सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ कानून होते हैं। उरूज ने अपना चश्मा नीचे करके उसे देखा और फिर कहने लगे, ओह यू मिस्टर, मुझे पता है आप लोग यूं लड़कियों की गाड़ियां क्यों खड़ी करते हो। ये सुनकर उस इंस्पेक्टर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्या मतलब है आपका? आप सिग्नल तोड़ कर आई? वो कहने लगी, सिग्नल और भी बहुत से लोग तोड़ते हैं, लेकिन आप लोग पकड़ते सिर्फ लड़कियों को ही हैं, और वजह यह है कि आपको अपनी जेब गर्म करनी होती है। इट्स नॉट अ बिग डील। उसने अपने पर्स से 3000 निकाल कर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाए। वो कहने लगा, ए लड़की, जानती हो मैं कौन हूँ? वो कहने लगी, ओ प्लीज, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि तुम कौन हो। ये पैसे पकड़ो और चलते फिरते नजर आओ। ये सुनकर इंस्पेक्टर को तो जैसे आग लगी। उसने शीशे के अंदर अपना हाथ डाला और दरवाजे का लॉक खोला। फिर बाहर से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर कहा, खुद नीचे उतरोगी या मैं उतरवाऊं? ये सुनकर उसने अपना चश्मा उतारा था। कहने लगी, क्या मतलब है? तुम जानते नहीं हो मेरे बाप की बहुत ऊपर तक पहुंच है। एक कॉल कर दी ना तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। इंस्पेक्टर कहने लगा, अच्छा ठीक है, फिलहाल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं देख लेता हूँ तुम्हारे बाप की एक कॉल पर मेरी वर्दी उतरती है या फिर। अपनी बात को अधूरा छोड़कर उसने मोबाइल में से लेडीज कांस्टेबल को बुलवाया। कहने लगा, पकड़ो इस लड़की को और इसी मोबाइल में बिठाओ। यह सुनकर उरूज के तो होश उड़े थे। कहने लगी, ये मिस्टर, एक मिनट, मुझे अपने बाप को कॉल करने दो। वो कहने लगा, जो कॉल करनी है वो पुलिस स्टेशन जाकर करना, चलो बैठो गाड़ी में। वो कहने लगी, मेरा जुर्म क्या है? वो कहने लगा, एक तो तुमने रेड लाइट देखकर नज़रअंदाज किया, इशारा तोड़ा, एक्सीडेंट भी हो सकता था, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं थी। फिर तुम एक इंस्पेक्टर को रिश्वत दे रही हो, ये तुम्हारा दूसरा जुर्म है। चलो अब गाड़ी में बैठो, वरना इंस्पेक्टर और पुलिस के महकमे के साथ बदतमीजी करने पर तीसरा जुर्म भी आयद हो जाएगा। बहरहाल वो गुस्से से मोबाइल में बैठी थी। उसकी गाड़ी को इंस्पेक्टर ने लॉक किया और वहीं खड़ा रहने दिया। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो इंस्पेक्टर कहने लगा, अब लगाओ अपने बाप को फ़ोन करो और कहो कि यहाँ पुलिस स्टेशन आकर मुझसे मिले। ये सुनकर उरूज तब कर रह गई थी। उसने अपने मोबाइल से अपने वालिद को फ़ोन किया, डैड मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ और ये इंस्पेक्टर मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ पर ले आया है क्योंकि मैंने सिग्नल तोड़ा। डैड आप यहाँ पहुँचे? उरूज के वालिद ने कहा, मेरी इस इंस्पेक्टर से बात करवाओ। उरूज ने अपना मोबाइल सामने कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। लो बात करो मेरे बाप से। उसने मोबाइल पकड़ा और डिस्कनेक्ट करके सामने टेबल पर रख दिया। कहने लगा, यहीं बैठी रहो, तुम्हारा बाप आएगा तभी बात करूंगा, किसी का मुलाजिम नहीं हूँ जो फ़ोन पर बातें करता रहूँ। कुछ ही देर के बाद उरूज के वालिद निहायत गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। सामने SHO हसनैन को देखकर जैसे उनके माथे के बल ठीक हुए थे, लेकिन उरूज की नज़र इंस्पेक्टर की
बैच पर नहीं पड़ी थी जहाँ उसका ओहदा और उसका नाम लिखा था। अगर कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर होता है तो यकीनन अरूज के वालिद बात भी ना करते या वो किसी से ही फ़ोन भी करवा लेते। अपने वालिद को देखकर अरूज कहने की, डैड ये बदतमीज़ इंसान मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ पर लाया है कि मैंने सिग्नल तोड़ा है। सामने बैठे ऑफिसर ने अरूज के वालिद से कहा, अपनी बेटी को ज़रा तमीज़ सिखाएं, मैं इस लहजे और अंदाज को सुनने का आदी नहीं। उसने ट्रैफिक सार्जेंट के साथ बदतमीज़ी की है, उसके रोकने पर भी ये नहीं रुकी। इत्तेफाक था कि मेरी गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी, फिर इसने मुझसे बदतमीज़ी की। मैं चाहूँ तो आपकी बेटी को जेल में बंद कर सकता हूँ और मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर दौलत का नशा इसके दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है तो मुझे ऐसी लड़कियों का नशा उतारना अच्छे तरीके से आता है। सिर्फ इसलिए लिहाज कर रहा हूँ कि इसे शायद समझ आ जाए। बजाय उरूज के वालिद इंस्पेक्टर को कुछ कहते, उरूज को गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ये क्या बदतमीज़ी की है तुमने और क्यों की है? उरूज तो ये देखकर हैरान थी। आज तक कभी उसके बाप ने उसे किसी बात पर डांटा नहीं था, ना ही टोका था। उसे लगता था कि वही ठीक है। बहरहाल हसनैन ने उन्हें जाने दिया, लेकिन वॉर्न भी कर कर भेजा था कि दोबारा अगर आपकी बेटी ने सिग्नल तोड़ा तो वो बिना लिहाज किए उसे जेल में बंद कर देगा। उरूज उसे बड़ा गुस्से से और नफरत से देख रही थी। जब वापस पुलिस स्टेशन से बाहर आई तो अपने वालिद से कहने लगी, आप इसको फ़ोन क्यों नहीं करवा रहे? इसे फ़ोन करवाते ताकि इसकी अकल ठिकाने आती। इसके वालिद कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? जानती हो किस पोस्ट पर है? आइंदा तमीज़ से गाड़ी चलाना, वरना मैं तुम्हें गाड़ी ही नहीं दूंगा। बहरहाल वहाँ से वापस आकर उरूज को उस खड़ूस इंस्पेक्टर पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। शाम को सुमैर की कॉल आ गई। कहने लगा कि आज का क्या सीन है, कहाँ मिलना है? वो कहने लगी, कहीं भी नहीं, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है उस बदतमीज़ इंस्पेक्टर की वजह से। पता नहीं खुद को क्या समझता है। सुमैर कहने लगा, तुम मुझे बताओ वो कौन है, देखो कैसी छुट्टी करवाता हूँ उसकी। वो कहने लगी, रहने दो बस, आज मेरा कहीं भी जाने का मूड नहीं है। बहरहाल उरूज सुमैर के साथ ज़्यादा ही मेल जोल बढ़ाने लगी थी। एक बार सुमैर ने उसे कहा कि वो रात के टाइम क्लब में जाता है और सब लड़के लड़कियां वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। उरूज कहने लगी, मैंने तो सुना है कि ये क्लब अच्छी जगह नहीं होती। वो कहने लगा, तुमने गलत सुना है, एक बार आओ तो तुम्हें पता चले कि कितना मज़ा आता है। उरूज कहने लगी, मैं तो आ जाऊँ, लेकिन डैड रात को देर तक बाहर जाने से मना करते हैं। उरूज ने थोड़ी फिक्रमंदी से कहा तो सुमैर हंसने लगा। कहने लगा, अरे पागल लड़की, आज से पहले तुमने अपने बाबा से क्या इजाज़त ली है कि तुम बाहर जाना चाहती हो? उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं। वो कहने लगा, अच्छा तुम उन्हें बताओ कि तुम सुमैर के साथ शॉपिंग पर जा रही हो, या तुम अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के नाम ले लो कि तुम उनके साथ नाइट पार्टी करना चाहती हो। आई होप कि वो तुम्हें इजाज़त दे देंगे और फिर हमारी होगी ग्रैंड क्लब पार्टी। वो चहक कर बोला था। वो जिस कदर खुश था, ये तजस्सुस सरोज के दिल में भी पनपने लगा था कि वो भी क्लब जाए। उस शाम सरसरी से अंदाज में जब उसके बाबा बैठे थे तो वो कहने की, बाबा मैं आज रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त ने अपने फार्म हाउस पर पार्टी रखी है, क्योंकि अभी सेमेस्टर एंड होने वाला है और उसके बाद हम सब अलग हो जाएंगे। तो कोई यूरोप चला जाएगा और कोई टर्की, आगे स्टडी के लिए। तो हम लोग कुछ रोज़ एंजॉय करना चाहते हैं। लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देखते हुए और उसके वालिद ने कह दिया, हाँ बेटा ठीक है, यही तो वक्त होता है एंजॉय करने का। तुम लोग एंजॉय करो, मगर अपना ख्याल भी रखना। वो इसके देर आराम से मान जाएंगे। उरूज को तो अंदाज़ा ही नहीं था। हंसकर कहने लगी कि ये तो होती है ज़िंदगी, मैं तो असल मज़े में हूँ। और एक मेरी दोस्त सैनी है, पता नहीं वो इस घुटनज़दा माहौल में कैसे जीती होगी। ये कहकर वो हंस पड़ी थी। कुछ देर बाद ही उसके वालिद अपने कमरे में जा चुके थे। उसकी माँ भी कमरे में थी और वो अपनी अलमारी से एक इंतहाई बेबाक सा ड्रेस निकाल चुकी थी, शॉर्ट सी स्कर्ट, और जिसमें से उसकी कमर तो ज़रा सा ऊपर हाथ उठाने पर नजर आने लगती, और इंतहाई बारीक टाइट पहनकर वो बाहर निकली थी। बाल खुले थे, स्लीवलेस शर्ट थी। वो इस वक्त बिल्कुल यूं थी कि उसे देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ सकता था। सुमैर उसे क्लब की पार्किंग में मिल गया था। वहाँ पर बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ भागम भाग के क्लब की तरफ आ रहे थे। ये तो दुनिया ही अलग थी। गाड़ी से बाहर निकलकर मुस्कुराकर उसने सुमैर को देखा, जो फौरन आगे बढ़कर उसे गले लगा चुका था। फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि पता नहीं किसने तुम्हें कहा कि क्लब बुरी जगह होती है, तुम आज मेरे साथ चलो। यकीन मानो तुम्हारा रोज़ ही यही दिल चाहेगा कि तुम रोज़ यहाँ पर आओ, नए दोस्त बनाओ, उनके साथ एंजॉय करो और खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती करो। ये सुनकर वो हंस पड़ी थी और फिर सुमैर के बाजू में बाजू हमायल करके दोनों अंदर दाखिल हुए थे। जैसे ही वो अंदर आई तो डिम लाइट्स और बार बार जलती बुझती रोशनियों में फुल म्यूजिक ऑन था, और फिर उस जैसे हम उम्र लड़के लड़कियां नाच गाना कर रहे थे। कुछ एक जाने बैठे ड्रिंक से एंजॉय कर रहे थे, कुछ नाच गा रहे थे और कुछ सामने लगे सोफों पर बैठकर एक दूसरे में इस कदर गुम थे कि देखकर उसका माथा ठनका। उरूज की नज़रें सामने मंजर पर जम चुकी थी। इतने ज़्यादा लोगों के होते हुए भी वो लड़की उस लड़के की गोद में बैठी हुई थी, और वो उसके बालों पर तो कभी कमर पर और कभी कहाँ कहाँ हाथ फेर रहा था। दोनों ही एक दूसरे में मगन थे, दुनिया जहान की होश न थी और बेबाक हरकतें कर रहे थे। उरूज की नज़रें वहाँ पर टिकी देख सुमैर हंस पड़ा और कहने लगा,
वहाँ क्या देख रही हो? उरूज हंसकर कहने लगी, कुछ नहीं देख रही, आज से पहले तो ये सीन मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। वो कहने लगा, हाँ आप वो सब यहाँ पर लाइव भी देख लेना, चलो तुम्हें डांस करना सिखाता हूँ। उरूज ने नफ़ी में सर हिला दिया कि नहीं, मैंने अगर यहाँ पर डांस किया तो मेरी बेइज्जती होगी। वो उसे एक जानिब ले गया जहाँ लोग ड्रिंक कर रहे थे। इधर उधर की बातें होती रहीं। सुमैर ने उसके लिए ड्रिंक मंगवाई थी, मगर वो ड्रिंक सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी, बल्कि उसमें उसने वेटर को पैसे देकर एक चम्मच नशा भी शामिल करवा दिया था। जब उरूज ने उसे पीना शुरू किया तो जायका थोड़ा अजीब लगा, मगर क्योंकि ड्रिंक में बर्फ थी इसीलिए वो धीरे धीरे उसे पीती रही। पहले तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, नशे ने असर किया तो उसे सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो आकर बिल्कुल उसके साथ बैठ गया और फिर अपना एक हाथ उसकी कमर पर फेरने लगा, तो कभी उसकी गर्दन पर हाथ रखता, वो कभी उसकी कमर पर और कभी टांग पर हाथ फेरने लगा। कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो, आओ ना डांस करते हैं। वो फिर इनकार करने लगी, मगर वो ज़बरदस्ती उसे पकड़कर इतने लोगों के बीच ले गया था। वो जिस कदर खूबसूरत और हसीन थी, वहाँ पर कई लड़कियाँ भी उसके हुस्न पर हसद करने लगी थी। कई लड़के उसे पलट पलट कर देखने लगे थे। दो लड़के नशे में इतना डूबे हुए थे कि अपनी लड़कियों को छोड़कर उसकी तरफ आने लगे और उंगलियों से पैसों का इशारा करके सुमैर को कहने लगे, कुछ पैसे लो और इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। मगर सुमैर उन्हें घूर कर नफ़ी में सर हिला चुका था। ऐसे बेबाक बदमाश लोगों की तो अपनी ही ज़बान थी, जो वो इशारों इशारों में एक दूसरे को समझा देते थे। वो उसकी कमर पर हाथ रख के खड़ा था कि मैं तुम्हें डांस स्टेप सिखाता हूँ। सुमैर उसका हाथ अपने कांधे पर रखकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर हमायल किए उसे कह रहा था, तुम ऐसे घूमो, ऐसे करो, और साथ उसके वजूद से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। तभी वहाँ पर 28 साल SHO हसनैन भी आ गया। हसनैन को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यहाँ पर वो लड़की उसे इस अंदाज में मिलेगी। वो तो यहाँ पर अपने खुफिया मिशन के तहत आया था। उसे ये खबर मिली थी कि इस क्लब में लड़कियों के साथ गलत हरकत की जाती हैं। इस क्लब के ऊपर मौजूद होटल में लड़के लड़कियाँ फहाशी फैलाते हुए दिखाई देते हैं और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बाकायदा स्मगलिंग भी की जाती है, वो भी इंसानी वजूदों की। इसीलिए वो इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए यहाँ पर भेस बदल कर आया था। जो भी लड़का या लड़की उसे देखते तो वो भी उसे देखकर मुस्कुराता और बिल्कुल इस क्लब का ही एक आवारा लड़का बनकर हाथ हिलाकर जैसे नाचने गाने लगता। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक लड़की आकर सीधा उसके सीने से टकराई थी। बेसाख्ता हसनैन के हाथ उसकी कमर पर गए, मगर वो नशे में धुत कहने लगी, अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे नाचना नहीं आता, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद नींद आ रही है। एक तो उस खड़ूस पुलिस वाले की वजह से मेरा मूड वैसे ही ख़राब था, मैं दिन में सो भी नहीं पाई। मुझे लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए। वैसे हसनैन के सीने से लगी उसे सुमैर समझ कर ये सब कुछ कह रही थी, मगर जैसे ही सर उठाकर ऊपर देखा तो हसनैन को अपने करीब देखकर हंसने लगी। हंसकर कहने लगी, देखो सुमैर, देखो ना, वो खड़ूस किस्म का पुलिस वाला मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अजीब शख्स था, पागल कहीं का। उस लड़की को वहाँ देखकर हसनैन की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। न जाने क्यों उस लड़की को इस कदर भी गिरा हुआ नहीं समझ रहा था जितनी वो इस क्लब में आकर लगने लगी थी। हसनैन फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया। सुमैर उसे बाहों में भरकर जिस तरह अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था कि आधा घंटा और मजीद इंजॉय करो ना, चले जाएंगे घर भी। हसनैन की नज़रें उसी पर जम चुकी थी। न जाने क्यों उसे सुमैर के हाथ उसके वजूद पर गर्दिश करते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो गुस्से से बिल्कुल सुर्ख लाल होने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी जाए और इस लड़की को सुमैर के बाजुओं से आज़ाद करके ले जाए, मगर अभी वो ये कदम नहीं उठा सकता था, वरना बने बनाए खेल पर पानी फिर सकता था। कुछ देर बाद ही वो लड़का सुमैर उसे लेकर बाहर निकल चुका था। बिल्कुल अपनी बाहों में भरे वो उसे गाड़ी तक लेकर आया था। यही मौका था जब हसनैन भी उसके पीछे ही आया। घर तक वो उनका पीछा करता आया और यूँ उरूज के घर का भी पता चला चुका था। अगली सुबह जब उरूज की आंख खुली तो वो काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। गुज़िश्ता रात के लम्हात सोचकर उसे एक अजीब सी सरशारी सी महसूस हो रही थी। जवानी के जिस चौराहे पर वो खड़ी थी वहाँ पर यह आज़ादी मिलना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। सुबह सुबह उठकर तैयार होकर वो सीधा कॉलेज पहुंची थी। काफ़ी मुस्कुरा रही थी, पहले से ज़्यादा पुरकशिश लग रही थी। एनी ने अपनी नज़र का चश्मा ठीक करते हुए उसे देखा और कहने लगी कि तुम्हें किस बात की खुशियाँ चढ़ी हैं, आज बड़ी एक्टिव लग रही हो, खैर तो है। वो हंसकर कहने लगी, अरे तुम्हें क्या पता कल रात में कितना एंजॉय किया, तुम होती तो शायद और भी मज़ा आता, मगर तुम तो बस घर में ही घुस कर बैठी रहो। एनी हैरत से कहने की, क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ कल रात? और उरूज उसे मुस्कुराकर बताने लगी कि मैं अपने फ्रेंड के साथ क्लब गई थी। क्लब का नाम सुनकर ही यानी उछल पड़ी और फौरन दोनों कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उरूज, ये कैसी बातें कर रही हो कि तुम जानती हो वो कितनी गंदी जगह है, तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? जानती हो वहाँ पर क्या कुछ होता है? और मेरे भाई को पता चल गया कि मैंने किसी ऐसी लड़की से दोस्ती की है जो ऐसी गंदी जगह पर जाती है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। उरूज हंस पड़ी और कहने लगी, तुम अपने उस खड़ूस भाई का जिक्र करके प्लीज़ मेरा मूड ख़राब मत करो।
शायद संगत को संगत का ही असर होता है। यही वजह थी कि जब उरूज ने उसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने वहां पर क्या किया, तो धीरे धीरे ऐनी के दिल में भी थोड़ा बहुत तजस्सुस बढ़ने लगा था। वो कहने लगी, तुमने वहां पर क्या किया? क्या वहां पर लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाच रहे थे? वो जिस अंदाज में पूछ रही थी उरूज उसे हंसकर बताने लगी कि हाँ, कुछ लड़कियों ने तो इतना बारीक पहन रखा था कि पहनना न पहनना बिल्कुल एक बराबर था। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी यूरोप के मुल्क में आ गई। भाई बहुत ही आज़ाद माहौल था। वो उसे अपने नए फ्रेंड सुमैर के बारे में भी बता रही थी और एनी चुपचाप उसकी सारी बातों को सुनती रही। सिवाय काम के आज तक एनी ने किसी लड़के को बुलाने की जहमत तक नहीं की थी। खैर, उसे धीरे फाड़े वो उसकी सारी बातें सुनती रही और फिर आखिर में ये बोली कि देखो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है ना, इसीलिए तुम इतनी आज़ाद हो। मुझे तो बस इतना पता है कि भाई अमीरों का हो या गरीबों का, जब वो अपनी बहन को यूं सब करते देखते हैं ना तो उसे रस्सियों से बांध कर 2-4 थप्पड़ तो लाजमी लगाते हैं। हमारे यहाँ तो ये सीधा सर धड़ से जुदा किया जाता है या फिर अगले रोज ही किसी बुढ़े खुसट को देखकर उसके साथ रवाना कर दिया जाता है। ये तो तुम हो जो ये सब कुछ कर रही हो। और रोज उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। दोनों के बीच बस यही रोज की नोक झोंक थी। उस रात वो एक बार फिर सुमैर के कहने पर क्लब पहुंची थी। 2-3 दिन यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे वो इस माहौल की आदी होने लगी। 3 रोज बाद दोबारा जब वो क्लब जाने के लिए निकली तो उसने ढीली सी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। मगर सुमैर उसे देखकर कहने लगा, तुम कितनी रफ सी लग रही हो, कुछ ऐसा पहनो जिसमें तुम हॉट लगो, देखकर ये लगे कि बिल्कुल पटाखा हो। सुमैर की बात सुनकर वो कहने की, नहीं, आज मेरा मूड ऐसे कपड़े पहनकर जाने को। मगर सुमैर कहने लगा, अरे नहीं, तुम मुझे इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चलो मैं तुम्हें नया ड्रेस दिलाता हूँ, सैलून से तैयार हो जाओ, फिर सीधा हम क्लब चलते हैं। वो उसे इनकार करती रही मगर उसे सीधा मॉल ले जा चुका था और वहाँ पर इंतहाई बेबाक से इंतहाई बारीक साड़ी लेकर दी। सिवाय उसके प्राइवेट पार्ट के बाकी उसकी दूधिया रंगत इस बारीक सी साड़ी के पल्लू में भी बिल्कुल वाज़ेह थी। जिस पल वो साड़ी पहनकर सामने आई तो उसे शर्म आ रही थी। कहने लगी, सुमैर ये सब कुछ क्या है? वो कहने लगा, अरे पागल, वैसे तुम इतने टाइट कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती हो और अब ये कपड़े पहनते हुए तुम्हें क्या है? देखती नहीं क्लब में तुमसे भी ज़्यादा हॉट कपड़े पहनकर लड़कियाँ आती हैं। बस अपने साथ लेकर क्लब पहुँच चुका था। पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाई मगर थोड़ी ही देर के बाद उसे ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। यही वक्त था जब वो हसनैन और 2-3 लड़कियों के बीच झूल कर नाच रही थी। जब हसनैन वहाँ पर एक बार फिर उस लड़की को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। वो उसे दिल ही दिल में थोड़ी अच्छी लगने लगी थी मगर उसकी ये हरकतें देखकर वो गुस्सा हो चुका था। वो चलता हुआ उसके करीब आया। सुमैर तो और लड़कियों के साथ नाच गाने में मसरूफ था। वो उसे बाजू से पकड़कर एक जानिब को गैलरी में ले आया। अपने बालों को झटक कर उसने एसएचओ हसनैन को देखा और फिर कहने लगी कि ओह वाह, रिश्वत देते हुए तो शायद आपको बड़ी गैरत याद आ रही थी, मगर अब यहाँ पर क्या आप ट्रैफिक कवानीन सिखाने के लिए आए हैं? हसनैन ने अपने लब भींचा पे कहने लगा, ये मेरा ज़ाती मामला है, मैं यहाँ पर कानून सिखाने आऊँ या फिर एंजॉय करने। मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही? तुम्हारा बाप तो मुझे अच्छा खासा शरीफ लगा था, कानून की इज्जत करने वाला लगा था, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? हसनैन उसे इन कपड़ों में देखकर पहले तो पलकें झपकना भूल चुका था। वाकई वो इन कपड़ों में बेहद हसीन लग रही थी, मगर ये हुस्न सिर्फ एक मर्द तक महदूद रहता तो यही बेहतर था। वो इसी धमकी आमेज लहजे में कहने लगा कि दोबारा तुम मुझे इस क्लब में नजर ना आओ। मुझे ऐसे शरीफ बाप की लड़कियाँ यहाँ पर आती अच्छी नहीं लगती। दोबारा अगर मुझे यहाँ पर नजर आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? उरूज का तो फौरन पारा हाई हुआ था। ये होता कौन था उसे मना करने वाला? वो कहने लगी, हाउ डेयर यू मिस्टर, ये तुम्हारा थाना नहीं है जहाँ पर तुम मुझ पर चिल्लाओगे, मुझे बातें सुनाओगे, समझे? बिला वजह मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो और जाकर अपने काम से काम रखो और अपने घर की औरतों पर अपनी हुक्मरानी जताओ। ना जान ना पहचान, आ गया बड़ा मुझे कहने के लिए, मैं ये ना करूँ मैं वो ना करूँ, हटो यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि हसनैन वो तो मुट्ठियाँ भींच कर रह चुका था। सुमैर उसे एक जानिब टेबल की तरफ ले गया और एक बार फिर अपने वॉलेट से 5,000 का नोट निकाल कर वेटर को दे चुका था। कहने लगा, याद है ना क्या करना है? वो कहने लगा, हाँ सर, फिक्र मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका। तभी उसे नाचती गाती उरूज दिखाई दी थी जो आकर उसके सामने चेयर पर बैठ गई। तभी वो वेटर ड्रिंक लेकर भी आ चुका था। आज ये ड्रिंक कोई आम ड्रिंक नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा मशरूब था जिसके पीने के बाद उरूज अपने होश गंवा बैठती। उसे ज़बरदस्ती कहने लगा, चलो देखते हैं सबसे पहले ग्लास कौन ख़त्म करता है। दोनों ही एक दूसरे से शर्त लगाकर ग्लास मुंह को लगा चुके थे। ड्रिंक से बू भी आ रही थी, हल्की कड़वी भी लग रही थी, मगर इसके बावजूद वो एक ही सांस में गटक चुकी थी। ग्लास लबों से हटाया तो 2 कतरे उसके लबों से बहकर थोड़े नीचे तक आ गए थे। सुमैर अपने लबों पर ज़बान फेरता उठकर उसके करीब आ गया और फौरन अपना हाथ बड़ी बेबाकी से उसके कानों से नीचे गर्दिश करने लगा। मुस्कुराकर कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो? थोड़ा थोड़ा नशे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसकी नाजुक पंखड़ियों को देखते हुए खुद पर काबू न रख सका और उस पर झुकता चला गया। नशा पूरी तरह उरूज पर हावी नहीं हुआ था।
सुमैर उसके लबों पर झुक चुका था। उरूज अभी भी होश में थी। सुमैर को अपने लबों पर यूं शिद्दतें लुटाता देखकर पूरी कुव्वत जमा करके उसने उसे खुद से दूर किया, कहने लगी, सुमैर ये क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ दूर हटें। मैं आपको सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, आप यूं मेरे करीब नहीं आ सकते। ये कहते हुए वो उठकर खड़ी हुई थी, तभी बारीक साड़ी का पल्लू उसके कांधे से नीचे गिर गया। उसे तो इतना होश भी ना था कि वो इस पल्लू को संभाल सकती। पल्लू उसके पाँव में बार बार अटक रहा था, जिसकी वजह से उसे ठोकर लग रही थी। बार बार वो नीचे झुक रही थी, जिससे उसके वजूद पर लोगों की नज़रें मजीद गहरी होने लगी थी। वो इस वक्त उस क्लब में मौजूद हर एक लड़के की नज़रों में आ चुकी थी। नशे में तो उसे हर एक चीज़ डबल ट्रिपल दिखाई देने लगी थी। वो अपने पल्लू को सीधा करने के लिए नीचे हाथ रखती थी, मगर उस पल्लू का सिरा ही नहीं मिल रहा था। सुमैर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन खड़ा हुआ और पल्लू को ठीक करते हुए उसे कांधे से थाम लिया। कहने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेबी, चलो हम घर चलते हैं। वो आंखें मूंदे ही उसके कांधे पर सर रख गई और वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे गैलरी से ले जाता हुआ होटल की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में ही उस वेटर ने उसे चाबी भी दे दी थी। ये कोई पहली बार नहीं था कि सुमैर यहाँ पर किसी लड़की के साथ आया था या फिर किसी लड़की को यूं बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ रात रंगीन करने लगा था। उसे उरूज से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो उसके साथ सिर्फ चंद पल गुजारना चाहता था। टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसे फेंक देना चाहता था। वो उसे उठाकर अभी होटल के कमरे की तरफ लेकर जाता कि तभी उसके कांधे पर एक हाथ आया। जैसे ही सुमैर ने पलट कर देखा तो पीछे एसएचओ हसनैन खड़ा था। एक जोरदार मुक्का उसने सुमैर के मुंह पर मारा और उरूज झूलती हुई ज़मीन पर गिर चुकी थी। सुमैर कहने लगा, कौन है तू? तो मुझे क्यों मार रहा है? दिमाग ठीक है तेरा? मगर उसके मुंह पर यक के बाद दीगरे कितने ही मुक्के मार चुका था और कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छूने की? हाथ हटा अपना। कहाँ लेकर जा रहा था इसे? सुमैर कहने लगा, यहाँ पर जिस काम के लिए आई थी उसी काम के लिए लेकर जा रहा था। तो वो बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? तुझे भी अगर ये चाहिए तो पहले मुझे यूज़ करने दे, फिर तुझे भी दे दूंगा। मगर हसनैन ने फ़ौरन अपनी बाकी की टीम को अंदर आने का ऑर्डर दे दिया था। नीचे हंगामा मच चुका था। इन सारे ग्रोहों और लड़कों को पकड़ा जाने लगा था जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहे थे, और वो लड़कियां भी पकड़ी जा रही थी जो पैसों की खातिर यहाँ पर आती थी। सुमैर को भी अच्छा खासा मार कर वो पकड़ चुका था। बार बार धमकियां देने लगा कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा ताल्लुक कहाँ से है, मेरा गिरेबान छोड़ दे वरना तू पछताएगा। मगर हसनैन 2 थप्पड़ उसके मुंह पर और लगा चुका था कि मैं लानत भेजता हूँ तुझ पर और तेरे पीछे खड़े उन लोगों पर जिनकी धमकियां तू मुझे दे रहा है। ऐसे जो हसनैन सिकंदर का नाम सुनकर तो सुमैर की भी हवाइयाँ उड़ी थी। वो सभी लोगों को पकड़कर हवालात में बंद कर चुका था। इस क्लब को भी सील करवा दिया गया था, मगर अभी भी ज़मीन पर गिरी मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती उरूज को उसने जेल में नहीं रखा था। वो वापस लौटा और उस लड़की को बाहों में उठा गया, अपनी जैकेट को उस पर दे चुका था और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। अगर वो उसे इस घर छोड़कर आता तो यकीनन उसकी बदनामी हो जाती। अपने घर भी लेकर नहीं जा सकता था। हसनैन का एक फ्लैट था जो यहीं पास में ही था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में वो कभी हंसने लगती तो कभी कहती, सुमैर मुझे तुम्हारी शक्ल उस खड़ूस पुलिस वाले जैसी क्यों लग रही है? उसके बार बार बड़बड़ाने पर हसनैन को गुस्सा तो आ रहा था, मगर जिस हालत में उसके सामने थी वो चाहकर भी उसे कुछ कह ना पाया। अपनी बाहों में ही भरकर वो उसे कमरे में ले आया था। उरूज के वजूद से उठती खुशबू से बहुत कुछ करने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो खुद पर काबू पा गया। वो उसे बेड पर लिटा चुका था और वो बेड पर औंधी लेटकर सो चुकी थी, शायद अपने घर का कमरा समझ रही थी। हसनैन ने बगैर घूर कर एक नज़र उस पर डाली। दिल उसका भी मचलने लगा था। लाशौरी तौर पर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो उसे छूना चाहता था, मगर फिर हाथ पीछे करके कमरे से बाहर चला आया। सारी रात उसने लाउंज में यूं ही बैठकर गुजार दी थी। ये लड़की उसे पहले ही नज़र में अच्छी लगी थी, मगर इस लड़की को आज वो बुरे हाथों से बचा चुका था। अगली सुबह जब अरूज को होश आया तो वो खुद को यहाँ देखकर घबरा गई थी। रात के कुछ मनाज़र उसे याद आने लगे थे। उसे लगा शायद सुमैर उसे यहाँ पर लेकर आया है, मगर कमरे से बाहर निकली तो सामने हसनैन को देखकर उसके 14 तबक रोशन हुए थे। कहने लगी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? सुमैर कहाँ? मुझे घर छोड़ना चाहिए था ना। सुमैर के साथ क्या किया है आपने? हसनैन ने घूर कर उसे देखा। कहने लगा, उठ गई हूँ मोहतरमा, जानती भी हो कल रात तुम किस हालत में मिली हो, और तुम्हारा वो सुमैर जो तुम्हें यूज़ करने के लिए होटल के कमरे तक ले जा रहा था, मुझसे अच्छी खासी पिटाई करवाने के बाद जबड़ा तोड़वा कर अब जेल में बैठा है। इस क्लब में मौजूद एक शख्स को जेल में बंद कर चुका हूँ। यकीन नहीं आता तो न्यूज़ में देख लो। हसनैन ने हाथ में रिमोट पकड़कर लाउंज की दीवार पर लगी टीवी ऑन की थी। न्यूज़ में शहर की एक खबरें चल रही थी, जिसे देखकर उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लगा था। वो घबरा चुकी थी। खुदा न खास्ता अगर वो भी इन सब में शामिल होती तो उसके बाप की बनी बनाई इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। चेहरे पर एक खौफ और शर्मिंदगी दर आई थी। वो घबरा कर कहने लगी कि मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन आप मुझे घर क्यों नहीं छोड़कर आए? जानते हैं अब तक तो ये खबर पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैल चुकी होगी। मेरे बाबा की इज्जत पर उंगलियां उठ रही होंगी। तो वो खुद ही मुंह में बड़बड़ा कर बोल रही थी। जब हसनैन उसे यूं घबराता हुआ देखकर कहने लगा कि अगर इतनी ही फिक्र थी तो किसने कहा था
रातों को क्लब में जाओ। क्या शरीफ घर की लड़कियां ऐसा करती हैं? तुम्हारी जगह अगर मेरे घर की कोई लड़की ऐसा करती ना, तो अब तक न जाने में उसका क्या हशर कर चुका होता। तुम्हें मैंने वार्न किया था कि दोबारा वहां पर मत आना, मगर तुम फिर भी आई। नशे की हालत में तुम्हें घर छोड़कर आता तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खुशी खुशी कबूल कर लेते? हुलिया देखो तुम अपना, क्या बना रखा है तुमने। उसके यूं कहने पर जब उरूज ने खुद को देखा तो सचमुच में वो सटपटाई थी। उसकी वो जालीदार साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। फौरन वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी और वापस कमरे में भाग गई। सादा सा लॉन का शर्ट और ट्राउजर हसनैन पहले ही उसके लिए ला चुका था। कुछ देर बाद कमरे में नाश्ता दिया। खाने के बाद वो बाहर आई थी। हुलिया में वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। वो रोए जा रही थी कि मुझे घर जाना है। असल तमाशा तो शुरू ही तब होना था जब वो घर पहुंचती। दिन के 3 बज रहे थे जब वो हसनैन के साथ घर पहुंची थी। पुलिस की तरफ से मिली गाड़ी में ही वो उसे घर छोड़ने के लिए आया था, ताकि उसके घर वालों पर कोई गलत असर ना पड़े। घर में दाखिल होते वो भागते हुए अपनी माँ की तरफ गई और माँ के गले लग गई। घर के सभी अफराद काफ़ी परेशान दिख रहे थे। वो रोते हुए कहने की, मामा मैं आ गई। सुमैर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो अपनी तरफ से सफाइयाँ पेश कर रही थी, मगर उसकी माँ ने उसे गले लगाने की जहमत तक नहीं की। वो अपने बाप की तरफ बढ़ी। वो भी उरूज को देख रहा था। फिर आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कहने लगे, अब क्या करने आई हो यहाँ पर? जानती भी हो मेरी इज्जत का कचरा हो चुका है। कल रात यहाँ पर घर में मैंने मीटिंग रखी हुई थी। सियासी पार्टियों के तर्जुमान मेरे घर पर मौजूद थे। मेरे पार्टनर्स यहाँ पर थे। जब ये खबर आई और पता नहीं किसने लीक कर दी कि मेरी बेटी क्लब में लड़कों के साथ नाचते हुए देखी गई है। अब तक मैं इस खबर पर पर्दा डालता रहा, लेकिन ये जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए किया गया। लेकिन अगर अब सचमुच से खबर फैल गई तो जानती हो क्या होगा? मैंने तुम्हें आज़ादी इसलिए तो नहीं दी कि तुम ये सब कुछ करती रहो। मुझे लगा था तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत ऐसी की होगी कि तुम आज़ाद रहकर भी मेरे बनाए हुए कवानीन नहीं भूलोगे। उरूज से रोई जा रही थी। हसनैन उसे बताने लगा कि फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की इज्जत महफूज है। ये कल रात मेरे फ्लैट में मौजूद थी। किसी ने इन्हें नशा करवा दिया था, मगर अब ये बिल्कुल ठीक है। नशे का सुनकर तो वो और भी आग बबूला हो गए थे। कहने लगे, बस बहुत हो गया। अब एक ही शर्त है कि तुम अगले 2 दिनों में इस घर से रुखसत होकर यहाँ से जाओगी और तुम्हारी शादी इसी SHO हसनैन सिकंदर के साथ होगी। हसनैन सिकंदर तो यही चाहता था। वो आखिर को एक पुलिस वाला था और उरूज के वालिद के अंदाज़ो अतवार के बारे में अच्छे से छानबीन कर चुका था। जानता था वो किस मिजाज का। दिल ही दिल में तो वो खुश हो चुका था। इस लड़की को वहीं सीधा कर सकता था, मगर वो रोने लगी कि नहीं बाबा, ऐसा मत करें। आप मेरी शादी इस शख्स से कैसे करवा सकते हैं जो हमारी क्लास का नहीं है? मगर उसके बाद गुस्से से कहने लगे, जो काम तुम कर चुकी हो ना, भूल जाओ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी ही जैसी क्लास में होगी, क्योंकि हकीकत सबको मालूम हो चुकी है। चाहे झूठी खबर ही बनी हो और सबके सामने आई हो, मगर अब तुम्हें कोई एलीट क्लास अपने घर की बहू बनाकर ले जाएगा नहीं। वो हसनैन से बात कर चुके थे कि बेटा, क्या तुम्हें मेरी बेटी अपने साथ निकाह में कबूल है? मुझे लगता है कि अब तुम्हारे और इसके लिए यही बेहतर होगा। मेरी इज्जत पर शायद यूँ हर्फ ना आए। वो शर्मिंदगी से अपने जोड़े हाथ हसनैन के सामने बांधने लगे तो हसनैन फौरन उनके हाथ पकड़ चुका था कि नहीं अंकल, ऐसा मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उरूज तो रोते हुए कमरे में चली गई थी, मगर उसके वालिद कहने लगे, तुम आज अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर चले आओ। उसकी माँ ने भी उसे यही समझाया था कि बेटा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, और वैसे भी तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो, तुम्हें जहेज में तुम्हारा बाप घर बंगला गाड़ी सब कुछ दे देगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मगर वो तो रोए जा रही थी कि मैं उस खड़ूस के साथ तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, ये तो मेरा सांस रोक कर रख देगा। कुछ देर बाद ही उसकी माँ उसके लिए बिल्कुल मशरकी लड़कियों के ऐन मुताबिक फ्रॉक और ट्राउज़र लेकर आई थी और दुपट्टा भी। कहने लगी, पहन कर तैयार हो जाओ, शाम को तुम्हें देखने के लिए हसनैन के घर से लोग आ रहे हैं। वो जब ये कपड़े पहनकर दुपट्टा लेकर आईने के सामने आई तो उसे ऐनी याद आ चुकी थी, उसकी वो सहेली भी। वो तो ऐसे ही कपड़े पहना करती थी। एक गहरी सांस खारिज करके वो रह गई थी। उसे हसनैन पर गुस्सा आ रहा था, अपने किए पर तो जैसे उसे कोई पछतावा ही नहीं था। कुछ देर बाद ही हसनैन के घर से मेहमान आ चुके थे। जब वो अपनी माँ के साथ इंतहाई रूखे अंदाज में कमरे से बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ चुके थे। ना सिर्फ उसके, बल्कि सोफे पर बैठी ऐनी के भी होश उड़े थे। वो जो मुलाजमा से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ने ही वाली थी, उसके हाथ से छूट कर गिर चुका था। सामने उरूज खड़ी थी और उरूज ऐनी को देखकर तो जैसे सख्ते में आ चुकी थी, क्योंकि उसके साथ बैठा हसनैन ही उसका भाई था। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके सामने वो सारी बातें चलने लगी जो ऐनी उसे अपने भाई के बारे में बताया करती थी। ये SHO हसनैन और ऐनी का भाई दोनों एक ही थे। अब तो उरूज की खैर नहीं थी। ऐनी को हड़बड़ाया हुआ देखकर हसनैन जी भर कर मुस्कुराया था, क्योंकि वो तो पहले ही से जानता था कि ये लड़की उसकी बहन की दोस्त है। एक बार वो जब उसे कॉलेज से लेने के लिए आया था तो उसे उसके साथ देख चुका था। वो अक्सर अपने भाई के साथ बैठकर उरूज की बातें किया करती थी।
कि वो कितनी आज़ाद ख्याल है, क्या कुछ करती रहती है और उसका मजाक बनाती है। वो उसे कह भी चुका था कि तुम्हारी दोस्त की शादी अगर मुझसे हो जाए ना तो बिल्कुल सीधी लकीर करके तुम्हें वापस करूँगा। एनी उसे बता चुकी थी कि हम दोनों तो कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और रोज उसके पास आकर बैठ चुकी थी। एनी का तो दिमाग घूम रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे। उसका भाई भला ऐसी लड़की से शादी कर रहा था जो उसके मिजाज के बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो तो सर पकड़ कर बैठ चुकी थी, जबकि पहली मुलाकात में फौरन मंगनी की रस्म भी अदा कर दी गई और 2 दिन बाद आने वाले जुम्मे को रुखसती रख दी गई। जहेज में बंगला, गाड़ी, सब कुछ देने के बारे में जब अरूज के वालिद ने बात की तो हसनैन फौरन मना कर चुका था। कहने लगा, नहीं, हमारे पास अल्लाह करिए सब कुछ है और आपकी बेटी इसी में मेरे साथ गुजारा करेगी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। 2 दिन चुटकी बचाकर गुजर चुके थे। शादी का रोज आ चुका था। वो दुल्हन बनी बैठी थी, मगर उसने खुद को तैयार करने की कोशिश नहीं की थी। जिस सैलून से वो तैयार होने के लिए गई थी वहाँ पर हेल्पर्स बार बार उसे कह चुकी थी कि आपको वैक्स करवानी है या फिर किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहिए तो आप हमें बता सकती हैं। वो प्रोफेशनल अंदाज में उसे कह रही थी, मगर वो नफ़ी में सर हिला चुकी थी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करवाना। वो तो अगर अब भी चाहती तो खुद को प्रॉपर तैयार करके ही जाती थी, मगर अब वो उसे हसनैन के साथ चिढ़ और जिद का ही नतीजा था कि उसने ना वैक्स करवाई थी ना ठीक से तैयार हुई थी। सादगी में ही रहते हुए उसने सफ़ेद जोड़ा पहना था। जिस वक्त उसका निकाह होने लगा था तो कितनी ही देर उस निकाह नामे पर साइन ही नहीं किए थे। हसनैन उसे घूर घूर कर देख रहा था। जब वो घूर कर अपने बाप और माँ को देख कर कहने लगी कि याद रखिएगा बाबा, इस निकाह नामे पर साइन करने के बाद अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा कि आपने बेटी रुखसत नहीं की बल्कि बेटी का जनाजा उठाया सफ़ेद कफन। मेरे लिए ये जोड़ा सफ़ेद कफन। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी कि तभी वहाँ पर पीछे खड़ी एनी का फलक शिगाफ कहकहा बुलंद हुआ था। वो हंस पड़ी थी और सब उसे देखने लगे। हंसकर अचानक से कहने की, कसम से उरूज, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, कुछ और बोलो। मुझे तो लग रहा है जैसे तुम उरूज हो ही नहीं। लेकिन अगली बार सबको संजीदा देखकर एनी अपने होठों पर हाथ रख चुकी थी। निकाह हो चुका था और वो रुखसत भी हो गई थी और एनी उरूज को पकड़कर अपने भाई के कमरे में लाई थी। दोनों तो कुछ देर खामोश रही, मगर जब बोली थी तो एक साथ बोल पड़ी थी और चीख चीख कर बोली थी जैसे 2 फसादी औरतें आपस में लड़ती हैं। उरूज एनी को बातें सुना रही थी और एनी उरूज को। नंद भावज की लड़ाइयाँ तो ऐसे ही शुरू हो चुकी थी। वो उसे कह रही थी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा भाई पुलिस में है। एनी भी चीख कर कह रही थी, तुमने मुझे बताया था कि तुम जो मेरे भाई के साथ डेट मार रही हो और यूँ अचानक शादी करके घर आ जाओगी। वो दोनों ही एक दूसरे की गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश कर रही थी कि जब कमरे से आते शोर को सुनकर नगमा बेगम अंदर चली आई और वो कहने लगी, तुम दोनों को हो क्या गया है? बाहर बैठे मेहमान पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बाहर मेहमानों की आओ भगत करनी थी, इसीलिए एनी वहां से चली गई। जबकि उरूज तो गुस्से से अभी भी भरी पड़ी थी। उसने खाना भी नहीं खाया था। कुछ देर बाद ही हसनैन उसके कमरे में आया था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस लड़की को आखिर वो हासिल कर ही चुका था। अंदर आकर उसका हाथ पकड़ा और नजर उसके बाजू पर गई जहां पर बाल थे। इससे पहले तो इस लड़की को इतनी सादगी में उसने कभी भी नहीं देखा था जैसे वो अब बनी बैठी थी। फौरन कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है? तुम इतना भारी जोड़ा पहनकर क्यों बैठी हुई हो? मैं तो तुम्हें जालीदार सुर्ख जोड़े में देखना चाहता हूँ। जा इस लहंगे को बदलो और वो अलमारी से सूट निकाल कर पहनो जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हें शौक है ना ऐसे लिबास पहनने का? मेरे सामने पहनो, हक है मेरा। हलाल तरीके से पहनकर मुझे दिखाओ। जब तुम वो बेबाक से कपड़े पहनकर मेरे सामने नाचोगी ना, उफ, कसम से जान निकाल लोगी। वो उसे बार बार क्लब के मनाजिर याद करवा रहा था और वो जी भर कर शर्मिंदा हो रही थी। आखिर में कहने लगी, चुप कर जाए, आप बिल्कुल चुप कर जाए। मैं आपको अपना शौहर मानती ही नहीं। मैं इस निकाह को भी नहीं मानती। एक थप्पड़ था जो हसनैन ने उसके मुंह पर मारा था। कहने लगा, शट अप। ये क्या तुम्हें इंडियन फिल्म का ड्रामा लग रहा है जिसमें सब कुछ होकर भी तुम कहोगी कि कुछ नहीं हुआ? निकाह करके लाया हूं तुम्हें बीबी। निकाह का मतलब निकाह ही होता है। चुपचाप वो कपड़े पहनो और मेरे सामने नाच कर दिखाओ।
थप्पड़ खाकर तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो चुकी थी। इतना आसान नहीं था एसएचओ हसनैन के सामने बीच रास्ते से फरार होना, वो भी पाक रिश्ते के होते हुए। वो बेबाक लिबास पहनकर जब वॉशरूम से बाहर आए तो वो बेहद हसीन लग रही थी। हसनैन उसे देखता ही रह गया, मगर वो उसे सबक भी तो सिखाना चाहता था। कहने लगा कि हाँ नाचो, जैसे उस वक्त उन लड़कों के बीच में नाच रही थी। न जाने क्यों मगर उसे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। चाहकर भी उससे नाचा न गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर हसनैन उठकर उसके पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हें तब से पसंद करता था जब मैंने तुम्हें एनी के साथ देखा था। मैं तुम्हें अपनाना चाहता था, मगर तुम एक अमीर बाप की औलाद थी। फिर भी मैं चाहकर भी तुम्हें पा नहीं सकता था, मगर तुम्हें इस ज़माने की नज़रों से बचा तो सकता था। मगर तुमने क्या किया? उस गंदगी की दलदल में फंसती चली गई। बीवी, अब तुम मेरी हो और तुम अब वही करोगी जो मैं कहूँ, समझी? ये कहकर वो उसे बेड तक लेकर आया था। कहने लगा, जाओ चेंज करके आओ। मैं इन मर्दों में से हूँ जो अपनी बीवी को भी बंद कमरे में इस बेबाक लिबास में देखना पसंद नहीं करते। समझ में आई तुम्हें? औरत की इज्जत क्या होती है, उसका मकाम क्या होता है। अगर तुम्हें पता होता तो कभी भी खुद को यूं उन गलीज नज़रों के सामने आया ना होने देते। पहली बार उरूज को एहसास हुआ था कि उसने कितना गलत कर दिया था। इस रात हसनैन ने उसे छुआ तक नहीं था। बेड पर एक जानिब सोया रहा और अगले रोज़ वलीमा था जो सादगी से अदा किया गया। इस घर में ज़रूरत की हर चीज़ थी। कमरे में एयर कंडीशनर भी था, खाने को हर एक चीज़ मिल जाती है, मगर घर छोटा था। वो चुपचाप हसनैन के साथ कुछ खा पी लेती, किसी चीज़ की इज्जत नहीं करती थी। घर के कामों में भी वो एनी के साथ हाथ बटा देती थी। जो काम उसे नहीं आते थे वो उसे एनी ने सिखा दिए थे। एक शाम हसनैन घर आया तो कहने लगा कि आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। एनी खुशी से उछल पड़ी, वहीं उरूज भी खुश हुई थी। वो तो अपने कमरे में जाकर भारी सा कामदार सूट पहनकर तैयार होकर ही बाहर आई थी, जबकि एनी ने तो चादर अपने गिर्द लपेटी थी। दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आए तो हसनैन ने दोनों को देखा, जबकि उरूज तो थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई थी। हसनैन की नज़रों को देखकर घबराकर कहने लगी कि मुझे ये सब कुछ चादर करने की आदत नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही चलूँगी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। उरूज को लगा जैसे वो खुले दिल से उसे कहेगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर वो फ़ौरन से एनी से कहने लगा, एनी बच्चे जाओ अपनी भाभी को चादर करना सिखा दो। अभी अभी फीडर छोड़ा है ना इन्होंने, इन्हें बताओ कि पर्दा कैसे किया जाता है। डांस स्टेप्स तो इन्हें बड़े अच्छे से करना आते हैं, मगर शायद इनकी अम्मा जी ने इनको खुद को ढांपना नहीं सिखाया। वो मीठे मीठे तंज के निश्तर भी चला चुका था और इसके बाद वो चादर करके बाहर निकली थी, जिसे संभालना उसके लिए मुश्किल तो हो रहा था, मगर एनी को देखते देखते वो भी सीख ही गई थी। और पहली बार उसे एहसास हुआ था कि सचमुच वो पर्दे में किस कदर कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। धीरे धीरे इस घर के माहौल में वो ढल चुकी थी। हसनैन जो शुरू शुरू में उसके साथ सख्ती कर रहा था, धीरे धीरे उसे अपने माहौल में ढलता देखकर उसके साथ रवैया ठीक करने लगा था। जिस तरह हसनैन उसकी इज्जत करता, उससे प्यार से बात करता और गलत काम पर ही सख्ती करता, ये बात उरूज को भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर चुकी थी। 6 महीने के अरसे में वो बिल्कुल बदल कर रह चुकी थी। उसके वालिद की सियासी पार्टी में शमूलियत पर सिलेक्शन होने पर ये एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। जब वो हसनैन के साथ तैयार होकर वहाँ पर गई तो हर एक की नज़र उसी पर मरकूज थी। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि डिज़ाइनर और चुस्त कपड़ों की शौकीन उरूज शादी के बाद इतनी भी बदल सकती है कि खूबसूरत सी लॉन्ग कामदार कमीज़ और ट्राउज़र में दुपट्टे को सलीके से कांधे पर डाले रख सकती है। वाकई अब वो एक मशरकी लड़की लग रही थी और हर कोई इज्जत की निगाह से देख रहा था। आज अगर उसे कोई इज्जत और एहतराम मिल रहा था तो वो हसनैन की वजह से था। उसकी वालदा कहने लगी कि बेटा आज की रात यहाँ पर रह जाओ, लेकिन वो कहने लगी नहीं, मैं घर जाऊँगी और फिर कभी आ जाऊँगी। सबसे मिलकर वो वापस अपने घर आ चुकी थी। इतने महीनों में हसनैन ने उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटे तो हसनैन के करीब आई थी, उसके कांधे पर सरक कर कहने लगी कि क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? हसनैन कहने लगा, अच्छी लगती हूँ, तभी तो मेरी बीवी हो। कहने लगी कि अच्छा, तो क्या आप अभी भी मुझसे नाराज़ हो? मैंने आपके लिए खुद को इतना बदल लिया है। वो कहने लगा कि नहीं, तुम सच में एक अच्छी बीवी बन चुकी हो, मगर ये सवाल है क्यों किया? वो कहने लगी कि अच्छा,
پھر آپ بھی اچھے شوہر بن جائیے نا۔ حسنین اس کی جانب چہرہ موڑ کر کہنے لگا کہ اچھا، وہ کیسے؟ وہ شرمائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، اچھے شوہر تو بیویوں کو خوش رکھتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ ایک وہ والا رشتہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے میرے ساتھ ابھی تک نبھایا ہی نہیں۔ بچوں کی طرح منہ بنا کر جب وہ بولی تو حسنین کی آنکھوں میں بھی شرارت سوجی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا ایک پولیس والے کی شدتیں تم برداشت کر لو گی؟ میں تو تمہیں بچی سمجھ کر ابھی تک رکا ہوا تھا کہ کہیں تمہاری چیخوں کی آواز پر پورے گھر والے اکٹھے ہی نہ ہو جائیں۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی، پھر کہنے لگی، اب میں اتنی بھی نازک نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ حسنین کہنے لگا کہ اچھا، تو پھر آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ عروج مسکرا کر کہنے لگی کہ ہاں بالکل۔ وہ جس طرح شرارت سے بولی تھی، ایک دن پھر شرم سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، مگر حسنین تو شاید اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ وہ فوراً اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے اٹھا کر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ کمرے میں دونوں کی محبت میں ڈوبی ہوئی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ صحیح معنوں میں تو وہ دونوں آج اپنے رشتے ازدواجیت کا آغاز کر چکے تھے۔